हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ और उसके आगे के टॉपिक। तो डिस्कशन हमारा स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमें ऐसे ही ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ओम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं हम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ स्टार्ट करने के पहले या इसमें कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप सबको इसका ये क्या है, बेसिकली क्या ये करता है, ये कैसे अप्लाई होता है, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ओम्स लॉ जो बेसिकली है हमारा, वो हमें रिलेशन बताता है किसके बीच में, ये हमें रिलेशन बताता है किसके बीच में, करंट के, करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके बीच में ये हमें रिलेशन बताता है, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके डेफिनेशन को, या अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आप ओम्स लॉ को डिफाइन करिए तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये हम आपको बता देते हैं। तो जो इसका स्टेटमेंट है मैं आपको वो, या फिर वो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हाँ, आप इस डेफिनेशन को जानने के लिए या तो आप एस चांद बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर और भी ढेर सारे बुक्स हैं मैं जहाँ से ये सब डेफिनेशन लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको साइड बुक के थ्रू भी इतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक। तो इसका स्टेटमेंट है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ठीक। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान देंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमें ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा, कांस्टेंट क्या रखना होगा, कांस्टेंट। हमें इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें डील करना है ओम्स लॉ के, ठीक है। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर एक कांस्टेंट टेम्परेचर का ही है। कांस्टेंट अगर टेम्परेचर आपने फिक्स किया तब आपको जो ये रिलेशन है आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये वैलिड दिखेगा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसीलिए ओम्स लॉ को वैलिड होने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, फिर हम वेरिएशन देखते हैं या रिलेशन देखते हैं आई का वी के साथ, ठीक है। तो इसमें इसमें कहा क्या गया है इस डेफिनेशन में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंडक्टर के दोनों एंड पे अप्लाई किया हुआ है, तो जो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो करंट फ्लो कर रहा है हमारा कंडक्टर में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो v को हम ऐसे भी, अब ये ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू आई। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे इक्वल्स टू से, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं यहाँ पे, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे r से, और ये हो गया i। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया r, इसे हम बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये बेसिकली क्या होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक तरीके का, मतलब समझ लीजिए आप, जैसे आप चलते हैं तो फ्रिक्शन आपके चलने का अपोज करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत भी है क्योंकि हर बार फ्रिक्शन आपका अपोज नहीं करता। लेकिन अगर हम बेसिकली किसी रफ सरफेस पे चल रहे हैं तो आपका मतलब शू में थोड़ा सा फ्रिक्शन आपको फील होगा, ठीक है। अगर आप तेज़ी से चलना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन आपका, बेसिकली कहा जाता है कि फ्रिक्शन हमारा अपोज करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन अभी के लिए आप समझेंगे कि फ्रिक्शन अपोज करता है, ठीक है। तो मोशन का अपोज करता है वो। उसी तरीके से जो करंट के फ्लो को अपोज करे, ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि फ्लोइंग करंट का वो अपोज करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो ये जो बेसिकली जो हमारा कांस्टेंट आया वो क्या है, रेजिस्टेंस है आर, ठीक। और जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे लेंथ पे, लेंथ ऑफ जो वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसका लेंथ कितना है, जैसे वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उस वायर का लेंथ कितना है, उसके लेंथ पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे, ठीक। इन सारी चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है क्या, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर आया, रेजिस्टेंस, ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंडक्टर का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि ये जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब मैंने जो यहाँ पे एम्फेसाइज किया बहुत ज़्यादा कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आप इसको भी बहुत ध्यान से लिखेंगे, इसे भूलना नहीं है। अगर आप एक
रिलेशनशिप देखना चाहते हैं आई और वी, अगर आप इसका प्रोपोर्शनल वाला, ये जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है आई प्रोपोर्शनल टू वी, अगर ये प्रोपोर्शनल होने का आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को फिक्स करना होगा, तभी इसमें आप वैलिड रिलेशनशिप देख पाएंगे, तभी आप आई का वी के साथ वेरिएशन देख पाएंगे। मैं बेसिकली ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आपको वेरिएशन दिख पाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तभी, क्योंकि आगे मैं चल के जब ग्राफ बताऊंगा तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू आई या आई प्रोपोर्शनल टू v, उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, टेम्परेचर को आप फिक्स नहीं करेंगे, तो वो जो ग्राफ का नेचर है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओम्स लॉ को वैलिड करने के लिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर दिखाया जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही डील किया जाता है, वो टेम्परेचर कुछ भी हो लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए, और तभी आपका ये जो रिलेशन है आई प्रोपोर्शनल टू वी ये वैलिड हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसका रीज़न था, ऐसा क्यों करते हैं। तो आप स्टेटमेंट भी, अगर आपको इतना याद है तो आप स्टेटमेंट भी खुद से बना सकते हैं ओम्स लॉ का, और अगर आपको डेफिनेशन याद करना हो या फिर तो आप ये वीडियो लेक्चर के थ्रू तो जा ही सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें डेफिनेशन आपको बोल के भी सुनाया, वीडियो को आराम से देखते देखते आप उसे पॉज करके सुन के आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। V इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा रिलेशन आया ओम्स लॉ से, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो I है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन आर इक्वल्स टू आई, मैंने R को बस यहाँ नीचे भेज दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो I हमें यहाँ से देखने के लिए क्या मिल रहा है, दो चीज़ हम निकाल सकते हैं कि जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शन में है, पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा बढ़ेगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। इससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब हुआ, अगर हम उसको ट्रिपल करेंगे तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका हुआ हमारा रेजिस्टेंस का, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में है, तो आई हमारा क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से कि जो हमारा करंट है, जो करंट है आई, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट हाफ हो जाएगा, अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी घट रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है। ये आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो वहीं का है ये टॉपिक, मैथ्स का वो टॉपिक था, ठीक है। तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। यहाँ से ये आप निकाल सकते हैं, इस पर बहुत न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैं आगे रेजिस्टिविटी बताऊंगा तो इससे ये बहुत सारा पूछा जाता है कि अगर कंडक्टर की लेंथ को हम हाफ कर दें, डबल कर दें, तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, देखिए कंफ्यूज कैसे करेगा, ढेर सारा आपको वैल्यू लिख देगा, ये हाफ हो गया, ये डबल हो गया, ऐसे हो गया, फिर लास्ट में पूछ देगा रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो रेजिस्टिविटी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, वो मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कैसा मटेरियल है, ठीक है, उस पर, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक। वो लेंथ और इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखवाया हुआ है आपको, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख भी लेंगे, मैंने अच्छे से बता भी दिया है, ठीक। अगर आपने पढ़ाई करी है तो ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो करंट क्या हो जाएगा, डबल, ठीक। और अगर हमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, ताकि आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकें उसे, ठीक है, नोट कर लेंगे आप, ठीक। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रिलेशन क्या है, ओम्स लॉ से, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ से आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक। आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस को मेज़र करना भी होगा, तो हर क्वांटिटी को मैंने मेज़रमेंट के लिए एक यूनिट डिफाइन करते हैं हम, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें यूनिट पता होना चाहिए कि किस यूनिट पे हम उसे मेज़र करेंगे। जैसे यहाँ मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको वोल्ट बताया था, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको मैंने क्या बताया था, एम्पियर। तो वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए हम उसको एक यूनिट देते हैं। पहले तो मान लीजिए, मैं अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूले से भी एक यूनिट निकाल सकते हैं। आर की यूनिट क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से, ये वोल्ट हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस की क्या यूनिट आ जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, एक यूनिट ये आ गई। अब इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, एक नई यूनिट से डिफाइन करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं कैसे, उसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा। इसका सिंबल होता है ऐसे ओमेगा। अब ये ओमेगा आपको ठीक,
तो हम इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको याद हो टॉम एंड जेरी, अगर आपने देखा हो, तो उसमें जो जेरी का घर था तो वो ओमेगा ही शेप का था, ठीक है, ऐसा था, कुछ ऐसे आता था, ऐसे हो जाता था, तो ये ओमेगा का सिंबल हो गया। अब आपको अगर नहीं भी याद रहता है तो आप कार्टून तो देखते ही होंगे, उससे भी थोड़ा सा याद हो सकता है, ठीक। तो ओमेगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये ओमेगा इसका सिंबल होता है, और इसको क्या कहते हैं, हम इसको रीड क्या करेंगे, ओम, ठीक है, ओम, ठीक। तो रेजिस्टेंस की क्या यूनिट आ गई, इसको लिखने के लिए हम ओमेगा, इसको लिखा जाता है, इसका सिंबल होता है ओमेगा जैसा, और इसको पढ़ते हैं क्या हम, ओम, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, ओम। अब इसमें से आपसे डेफिनेशन ये भी पूछा पूछा जा सकता है कि ये 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन 1 ओम, ये बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप याद रखेंगे, 1 एम्पियर का डेफिनेशन, ठीक, 1 कुलाम का डेफिनेशन, 1 वोल्ट का डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में, आप ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end a current of 1 ampere flows through it। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो, 1 वोल्ट का, और जो करंट फ्लो कर रही हो उसमें वो कितनी हो, 1 एम्पियर, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो कितना आएगा, 1 ओम। आप इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस 1 अप्लाई किया और करंट कितना फ्लो हुआ 1 एम्पियर का, तो 1/1 तो 1 ही हो गया, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम, ठीक है, 1 ओम, सिंबल में ऐसे लिख देंगे या फिर OHM, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। आप डेफिनेशन को फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, बस फॉर्मूले से आप डेफिनेशन को बना सकते हैं, ठीक। तो इतना सिंपल है ये। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसमें 1 ओम इसकी यूनिट तक हम आ गए हैं, 1 ओम भी डिफाइन हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये था हमारा रेजिस्टेंस की बात हो गई, करंट की बात हमने पिछले लेक्चर्स में करी ली थी, वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली थी। तो अब हम बेसिकली जो ओम्स लॉ का जो सारी चीज़ें जो तीनों टर्म यूज़ हो रहे हैं हमने उन सबको जान लिया। तो अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, जिससे, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इसमें, तो हम ग्राफ देखते हैं कि कैसा बनेगा। ओम्स लॉ के जो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसमें ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग जो करंट है, करंट कैसे जनरेट हो रहा है, देखिए किसी भी चीज़ को आप एक्स एक्सिस पे रखेंगे या वाई एक्सिस पे, उसके लिए भी एक तरीका होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम उसे एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, वाई एक्सिस पे, ठीक। अब ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, ओम्स लॉ के डेफिनेशन को मैंने इसीलिए इतना अच्छे से मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा था, इसलिए कि पहले तो आपको एक बात याद रखना है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी आप ओम्स लॉ की बात करेंगे, उसे डील करेंगे, तभी आप ये रिलेशन आई और वी में निकाल पाएंगे। उसमें मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले करंट जनरेट करने के लिए चार्ज का मोशन में आना ज़रूरी है, और चार्ज को मोशन में लाने के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई कर रहे हैं तब जाके चार्ज मोशन में आ रहा है, तब जाके हमारा करंट जनरेट हो रहा है। तो डिपेंड कौन कर रहा है, करंट किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट हुआ, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को v को हम x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जनरेट हो रही है, तो उसे हम कहाँ प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे, ठीक। तो ये भी क्लियर हो गया, जो डिपेंडेंट होता है y एक्सिस पे आएगा, जो इंडिपेंडेंट होता है x एक्सिस पे आएगा। ये आप किसी भी ग्राफिकल अप्रोच में देख सकते हैं, आगे भी चल के अगर आप देखेंगे ग्राफ तब भी यही बात होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट क्या बताया था, I इज प्रोपोर्शनल टू V या फिर V इज प्रोपोर्शनल टू I, दोनों, ठीक। तो इस कंडीशन में अगर आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे V इक्वल टू IR आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है मैंने V और I के बीच में जो ग्राफ बनाया है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0, और ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। m क्या है, स्लोप, ठीक। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू 0 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू mx, c क्या हो गया, 0। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। कैसे पता मुझे कि ओरिजिन से पास कर रहा है, अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से होके जाएगा 0 0 से। ये चीज़ें क्लियर हुई। तो उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इसका जो m की जगह पे क्या है, यहाँ पे r, जो स्लोप है वो क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये कैसा आएगा, कि स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग टू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया I और V के बीच में। अब इसी की वैलिडिटी के लिए, ताकि ये स्ट्रेट लाइन आए, हम क्या करते हैं,
टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, तब जाके हमारा ये स्ट्रेट लाइन आता है वी और आई के बीच में, ठीक। इतनी ये बात समझ में आई, वी वाई इक्वल टू एम एक्स समझ में आया, ठीक है। तो अब इसका जो स्लोप होगा, मतलब वी अपॉन आई या जो भी कह लीजिए, वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर, ठीक है। जो इसका स्लोप आएगा वी इक्वल्स टू आई आर है, तो आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वी अपॉन आई, तो ये क्या आ जाएगा, आर। ये आपका क्या दे देगा, स्लोप, मतलब रेसिप्रोकल है एक तरीके से, वाई बाई एक्स करते हैं ना हम लोग स्लोप के लिए, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, ये आपको क्या दे देगा, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में यहीं तक पूछेगा आपसे, और दूसरी बात ये कि इसमें कुछ कुछ वैल्यू आपको दे देगा कि करंट की वैल्यू ये है, तो वोल्टेज की वैल्यू ये है, इतने इतने पोटेंशियल पे इतना करंट आ रहा है, तो रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा ग्राफ में। तो जो ये इसकी वैल्यू आएगी, जहाँ पे ये पॉइंट आएगा, जैसे इसको ये डिवाइडेड बाई ये, जैसे v इक्वल्स टू आई आर है, तो r निकालना है तो v अपॉन आई कर देंगे, तो v आपको दिया रहेगा ग्राफ पे, i दिया रहेगा, तो v अपॉन आई कर देंगे, क्या आ जाएगा, r, ठीक है। तो इन सारी तरीकों से आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। आप इससे भी रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को आराम से टैकल कर सकते हैं, v अपॉन आई सिर्फ आपको करना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ का ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल अप्रोच, ठीक। कुछ कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, वी अपॉन आई करेंगे आप, आपका रेजिस्टेंस आर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो ये इतना सिंपल होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैंने इसे और बेसिक तरीके से बताया, क्यों आई को वाई पे रखते हैं, क्यों वी को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके लिए नहीं हो सकता है कि आपने कहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने उससे यहाँ पे भी बता दिया है, बहुत डिटेल में बताया, डिस्कस किया है। तो अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर के थ्रू चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता थी, नहीं पता थी, वो सारी क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो बस आप वीडियो को देखते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक में। तो हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, बेसिकली दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी हाई लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मतलब इसका क्या हुआ कि कंडक्टर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, कि जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम हो। मतलब क्या इसका हुआ कि ये आसानी से आपका इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा फ्लो करने में। तो इस डेफिनेशन को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसको नोट भी कर लें आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया है। कंडक्टर में मैंने क्या बताया था कि दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए आसानी से ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू अपने अंदर से पास होने देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर। आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक। अब हम देखते हैं रेजिस्टर। तो रेजिस्टर क्या होता है, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, दो सब्सटेंस विच हैव कंपेरेटिवली, ये कंपेरेटिवली वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि हम कंडक्टर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसके रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, रेजिस्टर, जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होता है उससे, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टर। अब इससे आते हैं हम लोग, अब इन सब के रिस्पेक्ट में बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर में क्या होता है, दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर से करंट को पास होने ही नहीं देंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो ये आप 3 डेफिनेशन इसको आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं फिर से उसका रिप्लाई करूंगा अच्छे से, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया था, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको डील कर देता हूं। ये टॉपिक क्या हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे। किस पे, लेंथ पे। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है उसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था। तो वो कैसे डिपेंड करता है, अगर हम अपने वायर के या फिर कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये ऐसा रिलेशन होता है, अगर हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वायर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पीछे, लेकिन मैं अब इसको मैथमेटिकल वे में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको कैसे क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, तो आप इससे क्या आप इससे पता करेंगे कि अगर मैं लेंथ को डबल कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल।
अगर मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर को हाफ कर रहा हूँ तो जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, जस्ट हाफ। ठीक है, तो ऐसे ही इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, मतलब जितना वो बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, जितना वो घटेगा इतना ये भी घटेगा। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने बताया था आपको कि किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है कंडक्टर का। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है हमारा ये रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसमें कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, इसमें इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, वहाँ डायरेक्ट रिलेशन था या इन्वर्स है। तो अगर मैं एरिया को जस्ट डबल कर दूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एरिया को जस्ट डबल कर दूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने कंडक्टर का, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ। जैसे मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल मैंने बना दिया आपका वायर, तो सिलेंडर छोटा सा एक सिलेंडर ही होता है ना, पतला सा सिलेंडर ऐसा। तो ये जो ये होता है उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, और ये उसका क्या है, लेंथ है। ठीक, तो अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना लेंथ बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डबल करूंगा डबल हो जाएगा, हाफ करूंगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, और ये एरिया है। अगर मैं इसी के बदले अगर थोड़ा सा मोटा वायर लगा दूं, थोड़ा सा मोटा वायर यूज़ कर लूँ, तो आप देखेंगे सेम लेंथ के लिए एरिया, ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर लेंथ दोनों की सेम है और मैंने बस एरिया को बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए एरिया इसका ए था और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, पहले आर था तो बाद में क्या हो जाएगा, r/2, अगर लेंथ सेम है तो। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आप ये इन्फर करेंगे। ठीक, और एक बात मैंने बताया था आपको कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे ऐसा पाया गया है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है प्योर मेटल्स का, प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है, प्योर मेटल का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किनका, प्योर मेटल का। ठीक है, आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसके केस में, प्योर मेटल के केस में। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनको अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, लेकिन टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज भी करूं सराउंडिंग का, लेकिन उनके ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, या फिर मैं अगर उन्हीं का टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो उनका रेजिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, उनका रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो वैसा भी कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए, अगर मान लीजिए 1-2 मार्क्स में पूछ दिया तो आप लिख पाएँ। तो कैसा कैसा था, नाइक्रोम का, नाइक्रोम याद रख लीजिए। ठीक है, नाइक्रोम का कर लेंगे, या फिर मैंगनीन। ठीक है, मैंगनीन। ठीक, ये भी आप इसको, ये दोनों ऐसे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज भी करेंगे तब भी इनके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ये हो गया हमारा टेम्परेचर का रिलेशन या फिर इफेक्ट किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, होपफुली ये समझ में आएगा कि मैंने इसे बहुत इजी करके समझाया है। ठीक है, तो आप अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको कोई बुक या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। अगर आप लेक्चर के थ्रू मेरे जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम डील करते हैं किसमें, हमारा अगला टॉपिक क्या है, रजिस्टिविटी। तो हम देखते हैं रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी में बेसिकली होता क्या है, ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मैंने अभी पीछे डील किया है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, ठीक है, और एक रिलेशन निकालना चाहें इसमें, तो क्या हो जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक, और अगर हम इस आर को, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम एक इक्वल टू साइन से अगर रिप्लेस करना चाहें तो हम उसके लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे रो से, रो। ठीक, ये इस तरीके का इसका सिंबल होता है, और L/A वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो आया उसे ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब ये जो रेजिस्टिविटी आया ये बेसिकली किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं, वो किसी भी कंडक्टर की जो ज्योमेट्री होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप लेंथ को कितना भी डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, एरिया को हाफ कर दीजिए, डबल कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, रेजिस्टिविटी वैसी की वैसी ही रहेगी। ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारा मटेरियल कैसा है, मटेरियल किस चीज़ का बना है, ठीक, और टेम्परेचर पे। इन दो चीज़ों के अलावा हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है,
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि हमने लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया या ऐसा कुछ किया, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी जो पहले थी वही अब भी रहेगी। वो सिर्फ डिपेंड करेगा मटेरियल किसका है। जैसे मान लीजिए पहले कॉपर का आपने देख रहा था, आप कॉपर का देख रहे थे, अब आप एल्युमिनियम का देख रहे हैं, तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अगर वायर कॉपर का ही है, आप 1 मीटर का लीजिए या 2 मीटर का ले लीजिए, रेजिस्टिविटी जितनी है उतनी ही रहेगी। आर थी यहाँ पे मान लीजिए रो थी, तो यहाँ पे भी रो ही रहेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, और अगर आप टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तब रेजिस्टिविटी चेंज कर सकती है। अगर मान लीजिए आपने 1 मीटर का कॉपर का वायर लिया, 1 मीटर का, और रेजिस्टिविटी मान लीजिए आपने वहाँ पे रो थी, टेम्परेचर था मान लीजिए रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आपने टेम्परेचर को मतलब मान लीजिए उस वायर के थ्रू बढ़ा दिया, वो पहुँच गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे जो यहाँ पे मान लीजिए रो 1 था, तो यहाँ पे सेम लेंथ के लिए रो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, और मटेरियल किस चीज़ का मटेरियल है उस पर डिपेंड करती है हमारी रेजिस्टिविटी, बाकी किसी भी चीज़ पे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल रिलेशन आता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आप यहाँ से रेजिस्टिविटी के लिए भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर जो एरिया और लेंथ है कंडक्टर के, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल और टेम्परेचर पे। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक, अब अगर हम किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम उसके मेजरमेंट करने के लिए उसकी एक यूनिट भी डिफाइन करते हैं। तो इसकी भी मैं यूनिट डिफाइन कर देता हूँ। तो इसको हम इस फॉर्मूले से ही इसकी यूनिट जनरेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम, हम उसको ऐसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंबल उसका। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, हमारे पास 1 मीटर बचा रहा, तो ये आ गया ओम मीटर। इसका क्या होता है यूनिट? ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आती है वो क्या होती है? ओम मीटर। ठीक, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया इसका यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है ये। ठीक है ना, ओम मीटर। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का टॉपिक। बेसिकली ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल कैसा है, ठीक है, जो कंडक्टर बना है वो किस मटेरियल का बना है, और टेम्परेचर क्या है, सिर्फ उसी पे हमारी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ना लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, कंडक्टर का लेंथ कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। रेजिस्टिविटी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। फिर टेम्परेचर अगर कैसा इंपैक्ट डालता है हमारे रेजिस्टेंस पे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो सब मैंने डील कर दिया है। ओम्स लॉ डील कर दिया, ग्राफिकल अप्रोच किसी भी क्वेश्चन को करने का डील कर दिया। ठीक है, तो आप उस तरीके से सारा देख लेंगे। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रखते हैं यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो रेजिस्टर्स पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल का, और उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करते हैं, कैसे सीरीज, कैसे पैरेलल देखते हैं और इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम फिर पावर और उसके बाद एनर्जी पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।